हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजकेट 2022 का पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो उसमें आपको पता ही होगा कि इस साल से कुछ चैप्टर्स रिड्यूस है, कट है। तो जो 2022-2023 का जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इस साल हमें नहीं आने वाले। तो वो क्वेश्चन जब यहाँ पे आएंगे तो हम डिस्कस कर देंगे कि ये क्वेश्चन आपके काम के नहीं है, तो वो क्वेश्चन हम सिंपली स्किप कर देंगे, ठीक है। और जो चैप्टर्स अभी रिमेनिंग है उसी चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो ऑलरेडी कट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी चैप्टर 7 पी ब्लॉक का है, वो भी रिड्यूस है, तो वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन? सो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग होता है उसके पास मैक्सिमम कितनी वैलेंसी पॉसिबल है। तो अगर जिंक की बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर लिखे तो दैट इज आर्गन 3d10 4s2। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट या बेस्ड ऑन मैक्सिमम वैलेंसी, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। तो जिंक का जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी 3d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करना है। अभी हम डायरेक्टली आंसर पे जंप करेंगे। आंसर उसका आएगा सी, स्कैंडियम। वाई स्कैंडियम आंसर आएगा? स्कैंडियम का एटॉमिक जो नंबर है 21 है, तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी आर्गन 4s2 3d1। तो 4s2 3d1 के हिसाब से देखें तो स्कैंडियम कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा +3। और यही एक सिंगल एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट खाली +3 होता है, +3 के अलावा कुछ और नहीं होगा। हमें पूछा है क्वेश्चन के किसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, तो स्कैंडियम का खाली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है एंड दैट इज +3 ओनली, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ये भी आपको सिलेबस में है, ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठो तो इनकरेक्ट, नॉट पॉसिबल, इस वर्ड पे ज्यादा फोकस करना। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे हमें पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए डिस्कस करें, CrO इज बेसिक एंड CR2 इज एम्फोटेरिक, दैट इज ट्रू। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नॉर्मली बेसिक होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एसिडिक या एम्फोटेरिक होता है। यहाँ पे ये बेसिक है, दैट इज ट्रू। CD इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये भी सही बात है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन नहीं होता है? जिसकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट होती है। तो CD की डी ऑर्बिटल फुलफिल है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ट्रू है। एटॉमिक साइज ऑफ 4D सीरीज इज ग्रेटर देन 3D सीरीज, ये भी सही है। 3D की कंपेरिजन में 4D की साइज ऑलवेज ज्यादा होती है। एटॉमिक साइज ऑफ 4D इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग 5D इज ग्रेटर देन 4D सीरीज, तो ये गलत है। 4D और 5D की जो साइज है ऑलमोस्ट सेम रहती है बिकॉज ऑफ लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन। और हमें यहाँ पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये है इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड विल हैव। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अगर उसका हम जियोमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले मेटल ड्रॉ करें, उसके पास टोटल लिगेंड कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड्स को अगर हम शो कर दे इस तरह कुछ, तो ऐसे शो करेंगे।
यहाँ पे आप देखोगे कि जो लिगेंड्स है वो सभी डिफरेंट है, तो सभी को एक बार लिख देंगे। NH3 है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद पिरिडीन है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट आइसोमर। सेकेंड आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस दोनों को हम लोग शफल कर देंगे। तो प्लेटिनम के साथ में NH3 वहीं का वहीं रहेगा, ब्रोमीन वहीं का वहीं रहेगा, क्लोरीन और पिरिडीन को रिशफल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पिरिडीन, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। तो ये हो गया फर्स्ट आइसोमर, ये हो गया सेकेंड आइसोमर। थर्ड आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इन दोनों को सफल किया ऐसे ही हम इन दोनों को सफल कर देंगे। एक लिगेंड को हमें फिक्स कर देना है और बाकी लिगेंड को रीशफल करना है। तो अगर रीशफल करें हम लोग, तो प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड्स आएंगे, एक को तो हमने फिक्स कर दिया है, तो NH3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को इंटरचेंज करेंगे, तो क्लोरीन की जगह आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह आएगा क्लोरीन, और पिरिडीन रहेगा एज इट इज। तो ऐसे टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आंसर आएगा A3। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन 3 हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 3 कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मूला कौन सी होगी वो हम पता करते हैं। आयन 3 है तो काउंटर आयन होगा Fe। मेन मेटल और लिगेंड कौन से है, हेक्सासाइनिडो फेरेट, फेरेट मतलब Fe, हेक्सासाइनिडो, हेक्सा मतलब 6, साइनिडो मतलब Cn, तो 6 Cn होंगे। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, यहाँ पे है 2, तो ऐसा कैसे सेट होगा, तो ये अगर 3 होता है, ये अगर 4 होता है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल आयंस पूछे, तो अगर ये किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे 3Fe + 2 और ये पूरा जो ब्रैकेट है FeCN6 और ये डिसोसिएट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आएंगे 3 + 4 दैट इज 7। तो आंसर आएगा B 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंट लिगेंड। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे होता है जो एक लिगेंड 2 डिफरेंट एटम से अटैच है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, एक है NO2- और एक है SCN- थायोसाइनेटो। तो कहाँ पे Q&S दिया है हमें, तो यहाँ पे है Q&S, तो आंसर आएगा C Q&S। आगे बढ़ते हैं। ओके, कंपेयर टू Cl, जो पोजीशन है Cl की उसके हिसाब से ये कौन सा हैलाइड है। तो Cl की पोजीशन यहाँ पे, Cl के जो नेबरिंग कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप की नेबरिंग कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो यहाँ पे आंसर आएगा A एलाइलिक। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN2 रिएक्शन कौन रेडिली देगा। अब SN2 रिएक्शन की आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता ही होगी। SN2 ऑर्डर है 1, 2 and 3। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा है। तो 1 डिग्री हैलाइड कौन सा दिख रहा है आपको, तो इसमें 1 डिग्री हैलाइड अगर फाइंड आउट करें तो ये है 1 डिग्री हैलाइड, तो सबसे ज्यादा SN2 देगा ये 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है ये, सबसे इजी है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन। इसमें से बेंजीन कौन नहीं देगा, तो ये है अपना CCH2COON है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिल रिएक्शन में आपको पता ही है कि Na2CO3 रिलीज होगा और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होगी बेंजीन C6H6, तो ये तो बेंजीन दे रहा है। ये डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन H3PO2 के साथ टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली है, तो यहाँ पे भी हमें बेंजीन मिलेगा ही। फिनॉल का जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो वो भी आपको ही पता ही है कि उसमें भी बेंजीन मिलता है, लेकिन यहाँ पे फिनॉल का अगर क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पे बेंजीन नहीं मिलेगा। हमें पूछा है कि कौन सा रिएक्शन बेंजीन नहीं देगा, तो ये बेंजीन नहीं देगा। तो आपको क्वेश्चन होगा सर इसमें प्रोडक्ट क्या होगी फिर, तो ये इसमें बेंजीन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगी, जैसे कि फिनॉल है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड,
तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये आपको पता है। हमें पूछा है कि कौन सा रिएक्शन बेंजीन नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, बढ़िए आगे बढ़ते हैं। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आपने इस साल की बोर्ड की एग्जाम दी है, देन यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ये सेम क्वेश्चन इस साल बोर्ड की एग्जाम में आया है। इस साल की जो 2024 की बोर्ड की एग्जाम है, सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते। यहाँ पे NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाया है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, और हमें पूछा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। तो NaBH4 है, आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में लाइन दी है कि NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर। NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन वो कीटोन का तो कर ही सकता है। तो एस्टर को हमें टच नहीं करना है, एस्टर के एज इट इज रहेगा। तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे एस्टर का रिडक्शन नहीं होता है और कीटोन का रिडक्शन होता है अल्कोहल में। तो यहाँ पे एस्टर एज इट इज है, कीटोन का रिएक्शन हुआ है अल्कोहल में, तो करेक्ट आंसर आएगा सी। बहुत इजी था। नेक्स्ट आगे बढ़े। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मेथड है सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, कौन सा रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड बनाता है। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। एक ही रिएक्शन है जो सैलिसिलिक एसिड बनाता है और वो है कोल्बेस रिएक्शन। रीमटीमन रिएक्शन हमें सैलिसाल्डिहाइड देगा, जबकि कोल्बी रिएक्शन है वो हमें सैलिसिलिक एसिड देगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा। यहाँ पे आपको फोकस करना है विल नॉट गिव पे। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके आंसर को गलत कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विल गिव है कि विल नॉट गिव है, वो ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा है विल नॉट गिव, तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है वो देख लेते हैं। तो दो टाइप के कंपाउंड आयोडोफॉर्म देते हैं, एक जहां पे कीटोन के साथ में मिथाइल ग्रुप होता है, ये आयोडोफॉर्म देते हैं। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो आयोडोफॉर्म देते हैं। ये दो कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं। हमें पूछा है कि आयोडोफॉर्म कौन नहीं देगा, तो CH3CHO का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम लोग। तो CH3CHO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो जहां पे CH3C डबल बॉन्ड है तो ये तो आयोडोफॉर्म देगा। सेकेंडरी अल्कोहल ये भी आयोडोफॉर्म देगा। यहाँ पे मिथाइल के बाजू में कीटोन है, ये भी आयोडोफॉर्म देगा। यहाँ पे कीटोन है लेकिन बाजू में इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ये, क्योंकि कंडीशन है कीटोन के पास में क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है क्रॉस आल्डोल रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है विदाउट एनी चेंज। क्रॉस आल्डोल की फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, तो अगर आप क्रॉस आल्डोल करोगे तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट होगी आंसर बी। आपको सबको क्रॉस आल्डोल पता ही होगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या है क्रॉस आल्डोल का, तो राइट साइड का कंपाउंड है वहां पे अल्फा कार्बन ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। तो यहाँ से H2 निकालना है, यहाँ से O निकालना है, यहाँ से H2 निकाल देंगे तो बचा क्या, बेंजीन के पास CH बचा, यहाँ पे बचा H2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा CH, यहाँ पे बचा CHO, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है क्रॉस आल्डोल का प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो आपको पता ही होगा कि एक चैप्टर जो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एसिडिटी का ऑर्डर दिया है। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक के कंपेयर में थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक के कंपेयर में कौन से नंबर पे है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो भी सेम रहेगी, तो ये आंसर नहीं आएगा। हमें इनकरेक्ट पूछा है। क्लोरीन की कंपेयर में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये भी आंसर सही है, मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ सही है। एसिडिक एसिड के कंपेयर में क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा ही रहेगी। हमें इनकरेक्ट पूछा है।
तो यहाँ पे है बेंजोइक एसिड, यहाँ पे है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक रहता है, तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। तो ये ऑप्शन गलत लिख रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, मतलब अपना आंसर है डी। ठीक है, पता चला। एक्चुअली फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, उसकी पीके वैल्यू कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे हम लोगों को C3H9 के। अगर इसके आइसोमर्स ड्रॉ करें हम लोग, तो फर्स्ट आइसोमर होगा CH3 CH2 CH2 NH2, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का फर्स्ट 1 डिग्री हो गया। सेकंड अगर ड्रॉ करें तो NH2 ग्रुप को हम सेकंड नंबर पे रख देते हैं, तो ये होगा सेकंड आइसोमर। थर्ड आइसोमर होगा सेकंड, मतलब 2 डिग्री आइसोमर होगा, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसके अलावा कोई और पॉसिबल है तो 3 डिग्री ट्राई करें, तो 3 डिग्री कुछ इस तरह भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल लगता नहीं है, तो करेक्ट आंसर है 4 आइसोमर। तो C4 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इज C4। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्राइमरी एमाइन इज प्रोड्यूस्ड। प्राइमरी एमाइन कौन कौन रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड से प्राइमरी मिलता है, यस यहाँ से मिलता है। रिडक्शन ऑफ अमाइड से मिलता है, यस यहाँ से भी मिलता है। हॉफमैन ब्रोमीमाइड वो तो प्राइमरी एमाइन के लिए ही है, तो इन तीनों रिएक्शन से प्राइमरी एमाइन मिलता है, तो करेक्ट आंसर आएगा डी, अबव ऑल रिएक्शंस। इजी है, आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द कंपाउंड C फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमोनिया दोनों मिलके हमें देंगे CH3CONH2, तो ये हो गया अपना कंपाउंड A। उसका ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करा है। ब्रोमीन प्लस NaOH मतलब हॉफमैन ब्रोमीमाइड हो गया, तो हॉफमैन ब्रोमाइड की एंड प्रोडक्ट क्या होती है 1 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। उसके बाद ये हो गया प्रोडक्ट बी। उसके बाद NaNO2 प्लस HCl है। NaNO2 प्लस HCl का मतलब क्या होता है, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट क्या होती है CH3N2 प्लस Cl माइनस। यहाँ पे हमें डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, ये इंटरमीडिएट है। उसका नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस की एंड प्रोडक्ट क्या होगी, तो हाइड्रोलिसिस की एंड प्रोडक्ट होगी अल्कोहल, तो करेक्ट आंसर आएगा CH3OH। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O डिसोसिएट होगा H प्लस OH माइनस में, H प्लस Cl माइनस HCl के बना के निकल जाएंगे, डायजोनियम ग्रुप N2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। जो OH ग्रुप है वो CH3 के पास जाएगा और हमें देगा मिथेनॉल। ठीक है, बढ़िया, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट द प्रॉपर स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। पेंटो सुगर प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया है तो ये फॉल्स है। न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट गिव्स न्यूक्लियोसाइड, नहीं, न्यूक्लियोसाइड का मतलब सुगर प्लस बेस, तो ये भी गलत है। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये करेक्ट है। आरएनए कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये भी करेक्ट है। तो FFTT कहां पे दिख रहा है, तो ये है FFTT, तो करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़े। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अकर्स इन अमाइलोपेक्टिन। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसमें जो लीनियर स्ट्रक्चर है वहां पे C1C4 लिंकेज रहती है, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वहां पे C1C6 लिंकेज रहती है, तो करेक्ट आंसर आएगा बी, C1C4 एंड C1C6। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, ये सिलेबस में है, इसको देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर यूरिया
तो 1 मोलर यूरिया का मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो 1 मोलर यूरिया का मतलब होता है 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोलर का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या होती है? मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला होती है मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ कंपोनेंट, यूरिया के मोल कितने मिले हम लोगों को? 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में ये सॉल्यूट के मोल हो गए, ये सॉल्वेंट के मोल। तो सॉल्वेंट के मोल कैलकुलेट करेगा अगर हम लोग, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, एक्वियस सॉल्यूशन पूछा है हमको, तो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास 18, तो 1000/18 दैट विल बी 55.55। तो टोटल मोल होगा 1 + 55.55 दैट इज 56.55। तो 1/56.55 अगर करोगे आप लोग तो दैट विल बी अराउंड 0.017। कैलकुलेटर से ट्राई कर लेना, ठीक है। ये मेथड है, समझ में आया? बढ़िया, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो फॉर्मूला है P = KH × X। सो KH = P/X। तो सॉल्युबिलिटी और KH के बीच में रिलेशन कौन सा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। यहाँ पे हमें टेम्परेचर के साथ पूछा है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बट ऑब्वियस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो हेनरीज लॉ है वो गैसियस सॉल्यूट के लिए है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। तो टेम्परेचर के साथ साथ KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एज KH इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ भी KH इंक्रीज होता है। आगे बढ़े। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आई तो क्या करना है, वो मेथड देख लेते हैं। अदरवाइज इसकी फॉर्मूला है, सॉल्व करें। CaCl2 की वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछी है जब हमारे पास 80% CaCl2 डिसोसिएट है तब। तो CaCl2 डिसोसिएट होता है Ca+2 + 2Cl- में। समझ लेते कि इनिशियली 1 मोल CaCl2 है, इनिशियली तो ये डिसोसिएट नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। आफ्टर सम टाइम मान लो कि इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे से C α जितना कंसंट्रेशन कम हुआ है तो प्रोडक्ट होगी C α, यहाँ पे होगी 2C α, या 2α भी लिख सकते हैं। अगर C नहीं लिखना है तो 1 - α भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। वांट ऑफ फैक्टर I = टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज 1 - α + 2α डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन क्या है? 1। अल्फा गेट्स कैंसल, तो I = 1 + 2α। तो I = 1 + 2α। 80% डिसोसिएट हुआ है तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 0.8। तो I = 1 + 2 × 0.8। तो 2 × 0.8 होता है 1.6। 1 + 1.6 दैट इज इक्वल टू 2.6। तो सबसे नजदीक आंसर कौन सा लगता है आपको? तो ये होगा 2.70, एग्जैक्ट आता है 2.6, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला बना के। बढ़िया, आगे। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। Cr2O7 - 2 है, उसमें से बनता है Cr+3, तो उसमें कितने फैराडे चाहिए? तो इक्वेशन लिखे Cr2O7 - 2, उसमें से मिलता है हमको Cr+3। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम लिख देते हैं। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6 होगा, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 6 × 2 = 12। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 2 × 3 = 6। यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +6 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का। तो एक क्रोमियम के लिए 6 फैराडे चाहिए, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने चाहिए? यहाँ पे क्या पूछा है? 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम, तो × 2 करे तो दैट इज 12 फैराडे। तो आंसर आएगा A
12 फैराड है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग इंक्रीजेस पोटेंशियल। तो आपको पता ही हो रहा होगा नॉन्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 2 लॉग एनोड अपन कैथोड, एनोड पे होगा Zn+2, कैथोड पे होगा Cu+2। ठीक है, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Zn+2 की वैल्यू है x, Cu+2 की वैल्यू है 0.02। तो हमें पूछा है कि कौन सा वैल्यू प्रॉपर होगा अगर हम इंक्रीज करना चाहिए पोटेंशियल तब। तो पोटेंशियल इंक्रीज कब होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी, तो ओवरऑल ई सेल कैसा आएगा, कम आएगा। अगर ये वैल्यू कम आती है तो यहाँ पे माइनस होने वाली वैल्यू भी कम होगी, तो ई सेल की वैल्यू कैसी रहेगी, ज्यादा। तो यहाँ पे लॉग की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि ये ओवरऑल वैल्यू कम आए। तो अगर आप देखो कि अगर ये वैल्यू कम लाने के लिए x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0.02 से कैसे होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू कम लानी है तो x की वैल्यू 0.02 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ही ओवरऑल आंसर कम आएगा। अगर ये वैल्यू कम आएगी तो ई सेल में से ये जो माइनस होने वाली वैल्यू वो कम रहेगी, तो ओवरऑल ई सेल की वैल्यू रहेगी ज्यादा। तो करेक्ट आंसर कैसे होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए x शुड बी ग्रेटर देन 0.02। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया आगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि जो निकल कैडमियम सेल है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आंसर आएगा NiOS थ्राइस। ठीक है, मेमोरी बेस्ड है, उसमें कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग आर नॉट वर्सेस लॉग आर नॉट अपन आर वर्सेस टी का ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या रहेगा, तो उसका स्लोप रहेगा k अपन 2.303 प्लस, तो ये आंसर ये आएगा। कैसे आता है वो देखना है तो वो भी देख लेते हैं। सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट वर्सेस लॉग आर नॉट अपन आर। फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला ये है, इसमें से हम इसको सब्जेक्ट बनाए अगर तो लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, टी को इस तरफ रख देते हम लोग, तो k अपन 2.303 इंटू टी। इसको अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करो तो y पे आएगा लॉग आर नॉट अपन आर, x पे क्या आएगा t, m मान ले स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होती है k अपन 2.303, तो आंसर आएगा a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कंपेयर टू रिएक्टेंट ए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। सो रेट इज इक्वल टू के ए के कंटेक्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी के कंटेक्स्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इंक्रीज डबल। अगर दोनों को डबल इंक्रीज करते हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 का 1 पावर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे बचा a⁻1 b⁻2, तो 2 4 8, तो रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 8 टाइम्स। सो आंसर आएगा a 8 टाइम्स। इजी है, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते। आउट ऑफ सिलेबस, 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 और ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पे हमारा कुछ के 2022 केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर सॉल्व है
हो चुका है, जो चैप्टर्स कट है वो हमने निकाल दिए हैं। अगले वीडियो में हम बाकी प्रीवियस ईयर्स का भी हम देखेंगे, 2021 2023 का भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना, तो आपके गुस्केट की एग्जाम में सर्टेनली फायदा होगा। ठीक है।